प्लास्टिक सर्जरी हम कर सकते थे, हवाई जहाज चला सकते थे बिना किसी ईंधन के, हम इंटरनेट हम ढूंढ कर लेके चले आए थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ने भी इस तरह का आयोजन किया था, और पूरे भारत की यूनिवर्सिटी से लगातार विकसित भारत के नाम पे तमाम तरह के इस तरह के आयोजन करके सब कुछ सारा ज्ञान प्राचीन काल में कि मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा लेकर आया था भारत में, और मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की वजह से पूरी हिस्ट्री को मैंने समाप्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी अभी फेडरल जो पीछे से जो आईएएस बनाने का चलन पड़ा कि आईएएस परीक्षा हुए बगैर भी आप जो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी को नहीं मानेगा उसको कानून के तहत दंडित किया जाएगा। दोस्तों 2025 चल रहा है और शिक्षा नीतियाँ तो लगातार आती रही हैं, जाती रही हैं। फिर से शिक्षा नीति आई है और इस बार आई है नई विकसित भारत की शिक्षा अधिष्ठान 2025 बिल। और इस बिल में क्या है? इस बिल को लेकर बहुत सारी आशंकाएं उठ रही हैं। क्या इससे ब्राह्मणिज्म को फिर से प्रमोट किया जाएगा? क्या एजुकेशन सिस्टम में ब्राह्मणीकरण किया जाएगा? बहुजनों के जो हक अधिकार हैं, जो प्रतिनिधित्व है, क्योंकि हमसे तो शिक्षाएं छीन ली गई थी, किसी तरह से बड़ी मुश्किल से शिक्षा का अधिकार मिला है, क्या उस चीज़ को प्रमोट किया जाएगा? इसको बनाने वाले कौन लोग हैं? उनका मोटिव क्या है? क्या उनके अंदर लोगों को, बहुजन समाज को लेकर या गैर ब्राह्मणों को लेकर उनको हक अधिकार देने की बात है कि नहीं है? क्या एजुकेशन सिस्टम का प्रारूप किस तरह से बनाया जा रहा है? तमाम तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं और इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम समय न गवाते हुए हमारे स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं आज। प्रोफेसर विक्रम हरिजन जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं और वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चले हम लोग इस पर उनसे बातें करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर विक्रम जी साइंस जर्नी पे। सर धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, साइंस जर्नी को भी धन्यवाद, और साथ ही सभी दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम। जी, मेरा तो सबसे पहला ये प्रश्न है कि ये जो बिल आ रहा है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान 2025 का ये जो बिल आ रहा है, तो इसमें क्या चेंजेज हैं? क्यों इसको हम आशंकित हैं? बहुजन समाज क्यों आशंकित है? क्या चीज़ है इसमें? धन्यवाद सर। ये जो बिल अभी आया है पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया है, इसको जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेज दिया गया है। और यह बिल मैं जो मेरी पहली जो टिप्पणी है, यह एक भारत को ब्राह्मणिकल आइडियाज की तरफ ढकेलने की कोशिश है और इसको कानूनी जामा पहनाने की कोशिश है, कानून के तहत इसको लाने की कोशिश है। तो इसलिए यह बिल बहुत ही खतरनाक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जो पहले की बिल आए थे वो बहुत अच्छे थे। कांग्रेस के जमाने के भी जो बहुत से बिल आए थे उसमें भी ब्राह्मणिकल आइडियाज बहुत बड़े पैमाने पे है, और लेकिन यह बिल कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। मेरे हाथ में यह बिल की पूरी कॉपी है, पूरा बिल ही मेरे पास पड़ा हुआ है, और यह बिल करीब 48 पेजों का मेरे ख्याल से ये बिल है। और उसके बाद मेरे पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, हाथ में पड़ी हुई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसी पॉलिसी को भारत में इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया है उसको लाया गया। ये जो कानूनी प्रक्रिया, कहने का तात्पर्य है कि जो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी को नहीं मानेगा उसको कानून के तहत दंडित किया जाएगा। यह प्रावधान है। पहली मेरी प्रतिक्रिया है। अब मैं इस बिल की जो मुख्य बातें हैं उस पे तीन तरह की बातों पे बात करेंगे हम। पहले तो इस बिल के बारे में हम चर्चा करते हैं। यह बिल जो है करीब 8 चैप्टर में, 7 और 8, 9, 10 चैप्टर में डिवाइड है, और उसके बाद में क्लॉज लगे हैं। पहला जो चैप्टर है वो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान के नाम से है, जिसमें इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरा है कि विकसित भारत शिक्षा विनियामन परिषद, यानी नियम के क्या इसके नियम हैं। तीसरा है चैप्टर 4 विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद, यानी यह बिल के माध्यम से जो पाठ्यक्रम है या जो एजुकेशन पॉलिसी के गुणवत्ता है उस पे बल दिया गया है। और तीसरा है
विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद, जिसको हम स्टैंडर्ड काउंसिल के नाम से जानेंगे। पहले वाले बिल को जो विकसित भारत शिक्षा विनायक परिषद का बिल है, इसको रेगुलेटरी काउंसिल कहते हैं, रेगुलेशन करना है। दूसरे में है गुणवत्ता, इसमें एग्रीगेटेशन काउंसिल है, जो पहले नैक, आपको नैक की जो टीम आती थी, जो यूनिवर्सिटीज को A++ B++ ग्रांट करते थे, उसके क्राइटेरिया के आधार पे, नेक के साथ क्वालिटी थे उसके आधार पे। तीसरा है मानक परिषद या स्टैंडर्ड काउंसिल, मतलब ये बिल तय करेगा कि आपके यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है, पढ़ाई के तौर तरीके, उसका स्टैंडर्ड, उस नियम को ये तय करेगा। उसके बाद छठा जो चैप्टर है वो प्रोविजन है कि क्या क्या डिग्री आपको मिलनी है और इसके चेयरपर्सन, इसके अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे। और सातवां बिल है कंट्रावेक्शन पेनाल्टीज एंड एडजस्टेशन, मतलब इसमें ये बताया गया है कि मिनिमम कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज अगर उसकी बात नहीं मानेगा तो 2 करोड़ रुपए का पेनाल्टीज है, कम से कम 2 करोड़ का, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, जो पहले इस तरह की बातें नहीं थी। तीसरा नेक्स्ट है 8वां चैप्टर फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट, इसमें फंड के बारे में व्यवस्था की गई है, बजट कैसे होगा, ऑडिट क्या होगा। हम आपको बता दें कि पहले भारत में यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करने के लिए फंड के मामले में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हुआ करता था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। उस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उसको हर यूनिवर्सिटीज के उसके आधार पे, नैक के टीम के आधार पे पैसा देती थी। हर यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स की सैलरी थी, स्टेट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, विशेष सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके आधार पे पैसा मिलता था। इसके बाद मिसलेनियस है, नेक्स्ट है, इसमें तरह तरह के काउंसिल्स, कमीशंस के बारे में बात किया गया। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो धर्मेंद्र प्रधान ने अपने यहाँ पे पार्लियामेंट में जो बातें कही थी, उसका पहला शब्द जो है वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान ने जो कहा था कि टू इनेबल एंड एम्पावर द यूनिवर्सिटीज एंड अदर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू अचीव excellence in teaching, learning, research and innovation through coordination and determination of a standard in institution for higher education or research in scientific and in technical institution, and for that purpose to constitute a विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। कहने का मतलब है कि मैं भारतीय यूनिवर्सिटीज को एम्पावर करने के लिए और दूसरे हायर एजुकेशन को एम्पावर करने के लिए और टीचिंग में, लर्निंग में, रिसर्च में, इनोवेशन में अचीवमेंट, एक्सेलेंट अचीव करने के लिए यह बिल लाया गया है। यह बिल कोऑर्डिनेशन एंड डिटरमिनेशन ऑफ ए स्टैंडर्ड इन इंस्टीट्यूशन फॉर हायर एजुकेशन और रिसर्च इन साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एंड फॉर दैट पर्पज टू, मतलब ये बिल हायर एजुकेशन में आप एक लाइन में समझे तो एक्सेलेंट को लाने के लिए, एक्सेलेंट मतलब बहुत वंडरफुल आइडियाज लाने के लिए हमने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान नामक ये बिल लेकर आए हैं। इसका जो अगला लाइन है वो और भी इम्पोर्टेंट और फनी है। टू बिकम इंडिपेंडेंट सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन and to promote excellence through a robust and transparent system of aggregation and autonomy, and for that matter connected therewith or incidental thereto। मतलब ये कि दूसरे पैराग्राफ में, इसी लाइन में, दूसरे तीसरे चौथे स्टैंडर्ड में ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी को सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, स्वायत्त देने के लिए, उस में एक्सेलेंस को प्रमोट करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम, मतलब पारदर्शी सिस्टम को लाने के लिए, एग्रीगेशन और उसके ऑटोनॉमी को, स्वास्थ्य को मैटर करने के लिए यह बिल लाया गया। सुनने में यह बिल, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अगले ये इस बिल की जो दूसरी कहानी है, इस बिल का ये कहना है कि हम इस बिल को इसलिए भी लेकर आए हैं कि जो हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए, कानूनी रूप से लागू करने के लिए हम इस बिल को लेकर आए हैं। ये बिल बहुत बड़ा है, हम लोग पढ़ेंगे तो इस बिल पे लंबा चर्चा होगा। जो मुख्य बातें हैं वो ये है कि अब ये नैक को, अब ये यूजीसी को खत्म कर देंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को खत्म कर देंगे, जो पैसा देने का है अब ये सीधे एजुकेशन मिनिस्ट्री, जो वर्तमान में
राष्ट्रीय मंत्रालय है भारत सरकार का एजुकेशन मंत्रालय, उसके हाथ में चला जाएगा और वो उसको रेगुलेट करेगी। 3 तरह के रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया है। रेगुलेटरी अथॉरिटी है एग्रीगेशन काउंसिल, ये काउंसिल जो पहले नैग करती थी उसके आधार पे, और तीसरा स्टैंडर्ड काउंसिल जो गुणवत्ता को देखेगी। यह इस बिल का जो पूरा आधार है। अब अगर पहली प्रतिक्रिया आप लें तो यूनिवर्सिटीज और मंत्रालय के बीच में एक यूजीसी नाम की संस्था थी जो पूरी यूनिवर्सिटीज को मैनेज करती थी। इस बिल के आने के बाद अब यूजीसी खत्म हो जाएगा। अब सीधे यूनिवर्सिटीज और शिक्षा मंत्रालय की बात होगी। मसलन ये कि जिस पार्टी का प्रधानमंत्री होगा, जिस पार्टी का शिक्षा मंत्री होगा, वही सीधे सीधे यूनिवर्सिटी से बात कर सकता है। बीच का कोई जो ऑटोनॉमी वाली बात थी वो अब खत्म हो गई। अब यूनिवर्सिटीज को जो ऑटोनॉमी की एक संस्था थी, जो यूजीसी की संस्था थी, यूनिवर्सिटी की जो ऑटोनॉमी थी वो खत्म हो गई। अब देश का जो शिक्षा मंत्री कहेगा वही बात मानी जाएगी। यह भी कहा गया है कि यदि आप इसको नहीं करेंगे, इसके पीछे दंड का विधान है, जो मैंने बताया कि ये आपको 2 करोड़ रुपए का दंड का विधान है। किसी यूनिवर्सिटी को उसके गुणवत्ता के आधार पर इसके अस्तित्व को खत्म करना है। यहाँ तक कि किसी प्रोफेसर के अस्तित्व को भी खत्म करने की बात हो सकती है यदि वो उस बात को नहीं मानेगा। इस काउंसिल का मैं इस पे चर्चा नहीं करूँ। ये जो मुख्य बातें हैं, ये पूरे इनका जो बिल का जो मुख्य बातें हैं, इन्होंने हर कमेटी में ये कहा है कि हम एमिनेंट एक्सपर्ट को बुला करके गुणवत्ता को या कमीशंस का आइडियाज को पहचानेंगे। अब अगर इमिनेंट एक्सपर्ट हम 2014 से, जब से मोदी सरकार आई है, इमिनेंट एक्सपर्ट कौन हैं, यदि हम पूरे भारत के यूनिवर्सिटीज के चरित्र पे आज नजर डालें तो आप ये देखिएगा कि एक बिल हमारे पास ये भी पड़ा है जो मैं आपको बता दूं। ये फ्रंट लाइन मैगजीन में इसी बिल से रिलेटेड एक बिल है जिसको फ्रंट लाइन मैगजीन ये लिखा हुआ है। देखिए, असॉल्ट ऑन एकेडमिक ऑटोनॉमी, ये फ्रंट लाइन मैगजीन का है। ये ड्राफ्ट यूजीसी रेगुलेशन 2025 का है। टी.आर. राजा लक्ष्मी इसको लिखने वाले, वो कहते हैं बाई expanding the scope for appointing non-academic chancellors and centralized control over university appointment, the draft UGC regulations 2025 pose a serious threat to both federalism and higher education system. इसी के तहत ये कहा गया है कि जो यूनिवर्सिटी के आम तौर पे अभी तक जो वाइस चांसलर्स आए हैं, विशेषकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, वो एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, यानी प्रोफेसर होते हैं, शिक्षाविद होते हैं। ये बिल कहता है कि अब हम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नॉन एकेडमिक बैकग्राउंड के होंगे। यानी जो एमिनेंट वाली बात मैं आपको यहाँ पे कर रहा हूँ, एमिनेंट एक्सपर्ट, ऐसा एक्सपर्ट जो एकेडमिशियन नहीं भी होगा तब भी वो वाइस चांसलर बनेगा, तब भी वो यूनिवर्सिटी के अंदर आपके उसके एजुकेशन पर छेड़खानी कर सकता है या यूनिवर्सिटी में हस्तक्षेप करता है। जैसे फॉर इंस्टेंस कोई मिलिट्री का व्यक्ति आकर के, कमांडर का व्यक्ति आकर के, बड़ा मेजर जैसा पद आकर के, लेफ्टिनेंट कर्नल जैसा व्यक्ति आकर के यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन सकता है। ऐसा हमने स्टेट यूनिवर्सिटी में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक बार ऐसे ही आर्मी के व्यक्ति वाइस चांसलर बने थे। तो ऐसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी इस तरह के वाइस चांसलर बनने की बात होगी इस बिल के मानो। तो ये एमिनेंट एक्सपर्ट कहलाए। भारतीय जनता पार्टी अभी फेडरल जो पीछे से जो आईएएस बनाने का चलन पड़ा कि आईएएस परीक्षा हुए बगैर भी आप उस पद को प्राप्त लेटरल एंट्री, लेटरल एंट्री, हाँ, ये लेटरल एंट्री का कि कोई भी व्यक्ति को हम वाइस चांसलर बना सकते हैं। मतलब यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर का जो अहर्ता है या उसके आइडियाज है, उसमें आए ना आए हम अपने आधार से थोप सकते हैं। ऐसा यह बिल कर रहा है। और एमिनेंट एक्सपर्ट का मतलब यहाँ पे यही है, कोई भी बन सकता है, उसका मतलब नहीं। और इन्होंने ये भी कहा है इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस, इन्होंने अलग अलग फंक्शन बताए हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस की बात की है कि कोई ऐसा संस्थान जो उनके नजरों में लगता है कि ये इमिनेंस होंगे, उनको भी ये
बैठा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि लेटरल एंट्री के माध्यम से कोई भी इंस्टीट्यूट को ये अपने आप घोषित कर सकते हैं कि ये बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। ये वो जैसे ये कह देंगे जेएनयू अच्छी यूनिवर्सिटी है नहीं, क्योंकि जेएनयू में तो आप ये कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव, मार्क्सिस्ट, लेफ्ट ओरिएंटेड और कई मामले में दलित समाज के लोग भी रहते हैं। ऐसा कह करके टारगेट कर सकते हैं, उनको समाप्त कर सकते हैं। ऐसा है ये इस बिल का एक जो 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 जिस पे ज्यादा बहस की जरूरत है उस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने कहा है कि ड्यूटीज ऑफ कमीशंस के बारे में, तमाम हर कमीशंस के ड्यूटीज दिए हैं बिल में। उस बिल में इन्होंने एक बात कही है जो 9 नंबर है, पेज नंबर 6-9 का डी नंबर है, to develop a roadmap for integration and promotion of Bharatiya knowledge, language and arts across the multidisciplinary हायर एजुकेशन सिस्टम। इन्होंने ये कहा है इस बिल के माध्यम से कि हम भारतीय ज्ञान को लागू करेंगे और भारतीय लैंग्वेज को, आर्ट्स को और पूरे जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हायर एजुकेशन उसमें लागू करेंगे। 3 बातें हैं इसमें। भारतीय नॉलेज, इसका कोई डिफिनेशन ठीक से नहीं दिया है, एनईपी में इसका डिफिनेशन है, मैं उसको दिखा रहा हूँ। फिर लैंग्वेज, भाषा को लागू करेंगे। किस भाषा को लागू करेंगे ये भी इन्होंने बताया है। तो अगर आप इनके हिसाब से यदि आप भारतीय ज्ञान को, नॉलेज को आप लागू नहीं कर पाते हैं तो आप इसके लिए आपके खिलाफ दंड का विधान होगा, आप टर्मिनेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वाइस चांसलर से लेकर किसी प्रोफेसर तक की बात होगी। इन्होंने ये भी कहा है कि टू प्रोवाइड हाई लेवल strategic direction for the comprehensive and holistic growth of higher education and research in competitive global environment। पूरी दुनिया से ये इसको compete करना है, इसलिए नए नए तौर तरीके लाएंगे, जैसे हाइब्रिड पे ऑनलाइन ऑफलाइन लेकर आएंगे। इसको हम छोड़ रहे हैं। अब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भारतीय ज्ञान की बात की है, इसमें मैंने इनका जो परिचय है, परिचय जो पहला इनका चौथा पेज में है, ये चौथा पेज में दिखाई पड़ा, मैं पढ़ रहा हूँ। ये क्या लिख रहे हैं सॉरी। प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान, प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान एकदम क्लियर कट डिवीजन है। प्राचीन है और भारतीय सनातन और कोई नहीं। और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता है। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति के रूप में माना जाता है। इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी जैसे प्राचीन भारत के विश्व स्तरीय संस्थाओं, बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय थे ये सभी, जबकि बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय। हाँ, मैं वही कहना चाहता हूँ। उधर ऊपर लिखे हैं सनातन, इधर बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय का नाम दिया है। इन्होंने आगे लिखा है कि इसी शिक्षा व्यवस्था में चरक, श्रुत, आर्यभट्ट, ब्राह्ममिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणी, दत्ता, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्री, गार्गी जैसे अनेक महान विद्वानों को जन्म दिया। इन विद्वानों ने वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विविध क्षेत्रों में जैसे गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, शल्य चिकित्सक, सिविल इंजीनियरिंग, भवन निर्माण इत्यादि को बताएंगे। ये इनका इसमें वर्णन किया गया। अगली लाइन में ये मैंने ये दागी मारा बहुत। ये देखिए इन्होंने कहा है, ये तो भारतीय ज्ञान परंपरा हो गई, सनातन की बात हो गई, इसमें कुछ बुद्धिस्टों का भी नाम उन्होंने लिख लिया है। आगे इन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन करेंगे, जिसमें इन्होंने कहा भारतीय संस्कृति का समृद्ध भंडार है जो हजारों वर्षों से विकसित हुआ है और यहाँ की कला, साहित्यिक कृतियां, प्रथाओं, परंपराओं, भाषाई अभिव्यक्ति, कलाकृतियों, ऐतिहासिक इन सांस्कृतिक धरोहर स्थलों के बारे में प्रचलित होता है। यानी इसके आधार पे इन्होंने संस्कृत के बारे में इन्होंने बड़ा बल दिया कि संस्कृत हमारी एक देववाणी है, इसको प्रचार प्रसार करना है और इसको ये करें अतुल्य भारत बनाती है। पेज नंबर 86 में यह बात लिखी गई है कि ये अतुल्य भारत के लिए है। ये मुख्य बातें हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि इनकी भारतीय ज्ञान परंपरा में इन्होंने किसको ठहराया है। सनातन भारतीय ज्ञान परंपरा में 2014 से लेकर के हम लोग ऐसे देखेंगे कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पहली बार आई थी उस समय और 2014 से 2025 के मध्य जो इन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की है
उसके बारे में। इनके भारतीय ज्ञान परंपरा जो मैंने बताया, और साथ ही उन्होंने कहा है कि जितने भी वेद, रामायण, महाभारत, पुराण, पौराणिक लिटरेचर, मनुस्मृति, ये सभी ज्ञान परंपरा के भंडार हैं और इनके हुँ, माध्यम से हमको हिस्ट्री पढ़ाना है या सभी सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ाना है जो प्राचीन काल के बात कही गई है। अब इस पे 3 तरह की विचारधारा है। एक, हम लोग बाबा हुँ, साहब के बारे में कोट करेंगे कि बाबा साहब मनुस्मृति के बारे में क्या कहते हैं, बाबा साहेब हुँ, डॉक्टर हुँ, बी आर अम्बेडकर पुराण के बारे में क्या कहते हैं, महाभारत के बारे में क्या कहते हैं, रामायण के बारे में क्या कहते हैं, और बहुत से ये बाबा साहब का वर्जन है या बाबा साहब के साथी जो हमारे जो दलित स्टडीज में, जिसमें रामनाथ रावत ने एक किताब लिखी थी दलित स्टडीज, प्रोफेसर चिन्नाराव जो जेएनयू के प्रोफेसर, उन्होंने दलित हिस्टोरियोग्राफी पे आजकल काम करना शुरू किया, तो उसके बारे में हम लोग एक नजर डालेंगे। और एक जो हुँ, हुँ, मार्क्सिस्ट आइडियाज है, विशेष रूप से जो आप इनको एक साथ ले सकते हैं, मार्क्सिस्ट, प्रोग्रेसिव, आर्य समाजी, लिबरल, ऐसे लोग, इन लोगों ने इनके भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में क्या बात की है, और आरएसएस के लोगों ने, जो बीजेपी के लोग हैं, ये क्या कहते हैं। पहला, हम फ्रंटलाइन मैगजीन को उठाते हैं और इस पे चर्चा करते हैं, फिर बाबा साहब पे बात आए। हम तुलना करेंगे कि ये भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बात क्या कहते हैं। हमने देखा कि एनईपी के माध्यम से ये कहते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा सब सारी की सारी अच्छी परंपराएं केवल मनुस्मृति, महाभारत, रामायण, महाभारत में है, ऐसा ये कह रहे हैं। और बाबा साहब ने क्या कहा है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये कहा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो कि वो बौद्धिस्टों की सभ्यता मानी जाती है, बहुत लोग ऐसा हुँ, कहते हुँ, हैं, इन्होंने इसको चेंज करके ये कह रहे हैं कि यह सरस्वती वैली सिविलाइजेशन है। जो सरस्वती रिवर है उसके आधार पे ये कह रहे हैं कि सरस्वती रिवर है, ये कह रहे हैं, जो इतिहासकार मेरे पास हैं, उनके अनुसार से ये गलत है। जैसे पहले इतिहासकार हैं, मैं उनका नाम जिक्र कर रहा हूँ। एक प्रोफेसर हैं, इनका नाम है रिजवान कैसर, जो जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर हैं, जो आमतौर पे कांग्रेसी और लिबरल माने जाते हैं। इन्होंने लिखा है, टॉकिंग ऑफ ए लर्निंग, ए लॉट ऑफ अनलर्निंग हैज टू बी डन by history student in the schools and college, as government has sought to leave its own imprint on the civilization, from trying to refashion the Hindu Valley civilization as Indus Saraswati civilization। ये कह रहे हैं कि इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, माने भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के ये लोग कह रहे हैं कि सरस्वती सिविलाइजेशन है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं है। ये कैंसिल साफ साफ करने की नहीं है। अब हम लोग को बचपन से लेके अब तक सभ्यता है, जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि नहीं है। तो ये इनकी जो बात है। दूसरी बात ये कह रहे हैं, इन्होंने लिखा कि महाराणा प्रताप एज ए विक्टर ऑफ फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी एंड कॉलिंग अकबर ए फॉरेनर, टिपू सुल्तान ए टेरेटर एंड ताजमहल एज ए शिवा टेम्पल, द अटेम्प्ट टू टेम्पर विद द हिस्ट्री आर न्यूमरस। ये अगला एग्जाम्पल देते हैं कि महाराणा प्रताप को ये कह रहे हैं कि ये विक्टर हैं, इन्होंने अकबर को हराया था, अकबर फॉरेनर था। टीपू सुल्तान को गद्दार कहते हैं और ताजमहल को कहते हैं कि ये शिवा टेम्पल था। कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दे वांट टू टच ए हिस्ट्री फॉर साइकोलॉजिकल एंड डिफीट मेंटालिटी अबाउट हाउ मुस्लिम कुड रूल इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर मैं राजकुमार की किताब की बात करूं, आरएसएस के आरसी मजूमदार के, मुंशी की बात करूं, तो ये कहते हैं कि पूरा का पूरी सभी सामाजिक व्यवस्था, यानी कास्ट सिस्टम, वर्ण व्यवस्था, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, सारी समस्या मुस्लिमों के आने के बाद हुआ है, उससे पहले नहीं था, ऐसा ये कहते हैं। इसके बाद डीएन झा एक इतिहासकार हैं, डीएन झा कह रहे हैं 2018 में, a scientific analysis of our source imply proof that at no stage in history did the common people of India witness a truly golden age। अब ये कह रहे हैं कि प्राचीन काल, जितना प्राचीन काल है वो गोल्डन एज है, ऐसा ये कहते हैं कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, ऐसा यहाँ के राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने लिखा कि प्राचीन काल एक गोल्डन एज था, ऐसा ये कहते हैं। डीएन झा इसको कहते हैं कि ऐसा कभी था ही नहीं
कि भारत में कभी गोल्डन एज रहा हो, इस तरह की बात कभी नहीं रही। यही बात के एम श्रीमाली दूसरी इतिहासकार हैं, another historian puts his perspective when he says the entire vision of Indian history has no space for reason। कहते हैं इनके बीजेपी और आरएसएस के पूरे एजेंडा में हिस्ट्री का जो मुख्य काम है, हिस्ट्री एज रीजन, कहते हैं हिस्ट्री का मुख्य काम होता है रीजन, रीजनिंग उत्पन्न करना। ये कहते हैं इंटायर विजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री हैज नो स्पेस फॉर रीजन, इनके हिस्ट्री में कोई रीजन नहीं है। जबकि ये कह रहे हैं कि प्राचीन काल गोल्डन एज है, they just believe in these things and they become issue of faith of them hence beyond। अगला ये इसमें लिख रहे हैं realm of debate they are the people who believe myth in history। ये कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं मिथिकल हिस्ट्री में विश्वास करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये कह रहे हैं कि प्राचीन काल जो ये हिस्ट्री सरस्वती रिवर है, ये कहते हैं कि प्राचीन काल में हम आरएसएस के लोग कहते हैं कि प्राचीन काल में इंटरनेट, इतिहासकार कहते हैं कि इंटरनेट की व्यवस्था इन्होंने ढूंढ लिया था प्राचीन काल में, देयर वाज इंटरनेट इन एंशिएंट इंडिया, ऐसा ये कह रहे हैं। अब भला ये बात कैसे संभव हो कि प्राचीन काल में आपने इंटरनेट ढूंढ लिया था। इसी तरह से ये कहते हैं कि न प्राचीन काल में प्लास्टिक सर्जरी भी ढूंढ लिया था, ऐसा ये कहते हैं। राम के बहाने ये कहते हैं कि हम राम माने सो कॉल्ड प्रभु राम, इनके प्रभु राम के बहाने इन्होंने ऐसा विमान ढूंढ लिया था जिसमें कोई ऊर्जा की जरूरत नहीं थी, किसी तेल की जरूरत नहीं थी, बिना किसी तेल के बहाने ये प्राचीन काल में चलिए। पूरा का पूरा इस तरह की बात किया गया है। अगर मैं इस पे ज्यादा बल दूंगा तो ये देखिए इन्होंने टेस्ट क्लास 9 और 10 के टेक्स्ट बुक में भी इन्होंने सावरकर को और हिंदुत्व के बारे में, दीनदयाल के बारे में, एमएस गोलवलकर के बारे में, हेडगवार के बारे में, बीडी सावरकर के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। और जो पहली की बात की गई कि ताजमहल को तेजो महल की बातें की गई हैं, इस तरह से ये बताते चले आ रहे हैं। इन्होंने राणा प्रताप को एक हीरो के रूप में साबित करने की कोशिश की है, टीपू सुल्तान। के.एम. श्रीमाली एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, मुझे ये बताना चाहिए। ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 5M में विश्वास करती है। 5M का मतलब हुआ मिल, जेएस मिल वो व्यक्ति था जिसने एंशिएंट इंडिया को हिंदू इंडिया कहा था, मिडिवल इंडिया को मुस्लिम इंडिया कहा था और मॉडर्न इंडिया को ब्रिटिश इंडिया कहा था। तो ये कहते हैं कि जेएस मिल ने हिस्ट्री को बर्बाद कर दिया है, ऐसा ये कहते हैं। दूसरा नाम मैकाले का लेते हैं कि मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा लेकर आया था भारत में और मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की वजह से पूरे हिस्ट्री को माने समाप्त कर दिया। जबकि चंद्रभान प्रसाद ये कहते हैं कि मैकाले हमारे भगवान हैं और मैकाले को फर्स्ट मॉडर्न मैन कहने की जरूरत है, ये चंद्रभान प्रसाद कहते हैं। तीसरा नाम मैक्स मुलर का ले रहे हैं। मैक्स मुलर के बारे में कहते हैं कि मैक्स मुलर तो इंडियन हिस्ट्री को बढ़ा चढ़ा कर बताया, माने इनके अनुसार मैक्स मुलर उनके लिए सब कुछ किया, क्योंकि मैक्स मुलर का मानना था कि सारा ज्ञान जो इनका ज्ञान की बात है वो सब प्राचीन काल में ज्ञान की परंपरा है। जैसा कि ये बातें बता रहे हैं कि प्लास्टिक सर्जरी हम कर सकते थे, हवाई जहाज चला सकते थे बिना किसी ईंधन के, हम इंटरनेट हम ढूंढ कर लेके चले आए थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ने भी इस तरह का आयोजन किया था और पूरे भारत की यूनिवर्सिटी से लगातार विकसित भारत के नाम पे तमाम तरह के इस तरह के आयोजन करके सब कुछ सारा ज्ञान प्राचीन काल में। तो प्राचीन काल को मैक्स मुलर और जॉनसन ने बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया था, इसलिए मैक्स मुलर से शुरू करते हैं। कार्ल मार्क्स को ये कहते हैं, चूंकि एम है तो ये कहते हैं मार्क्स ने हिस्ट्री को बर्बाद कर दिया, क्योंकि हिस्ट्री को प्रोलेटारिएट और डिक्टेटरशिप के बारे में बात की गई। मुस्लिम्स ऑफ कोर्स की सारा कुछ मुस्लिम्स के आने के बाद हुआ, पर्दा प्रथा मुस्लिम के आने के बाद हुआ, सती प्रथा मुस्लिम के आने के बाद हुआ, हर तरह के भ्रूण हत्या मुस्लिम के आने के बाद हुआ। तो ये कहते हैं 5 मिल, मैकाले, मैक्स मुलर, मार्क्स और मुस्लिम, इन लोगों ने इतिहास को, आरएसएस के लोगों का कहना है कि इन लोगों से हम इतिहास को शुरू करते हैं, किसी को खलनायक बनाया, किसी को नायक बनाया। और इतना ही नहीं, ये देखिए इन्होंने ये बताया कि आई रीड अ रिपोर्ट अबाउट द क्रिएशन ऑफ अ म्यूजियम फॉर राम इन अयोध्या। राम के नाम पे अयोध्या में एक म्यूजियम बनने जा रहा है
जो कि बन चुका है, जैसा कि ये बातें बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, आई एम वेरी एप्रीहेंसिव ऑफ दिस। I had an opportunity to study the Sri Krishna Museum in Kurukshetra, which was established in 1987. 1987 में कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण म्यूजियम बना था, जो अभी बड़े स्तर पे है। तो अयोध्या और श्री कृष्ण म्यूजियम के बारे में श्री माली बता रहे हैं। अब जरा सोचिए कि ये प्रोग्राम बीजेपी का है कि सारा ज्ञान आपके उसमें है। अब मेरा ये सवाल, ये आरएसएस के अगेंस्ट में जो मार्क्सिस्ट लिबरल हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं? अब देखिए, हम बचपन से पढ़ते चले आए कि सारा ज्ञान, भगवान कहाँ है? प्राचीन काल के वेद में। जाति प्रथा नहीं था प्राचीन काल में, वर्ण व्यवस्था थी, वो भी प्राचीन काल में अच्छा था। सारा गड़बड़ आपके बाद में हो गया कि बाद में जन्म के जगह पे, कर्म के अभाव पे जन्म पे हो गया। और जितने ब्राह्मणिकल लिटरेचर हैं वो पूरी दुनिया में सबसे बड़े लिटरेचर हैं और सबसे अच्छे लिटरेचर माने जाते हैं, ऐसा ये माना जाता है। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का हम इनके लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं इनके लिटरेचर के बारे में। वन बाय वन करके हम लोग पढ़ते हैं। इन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने काफी इनके बारे में लिखा है। एक दो लाइन में शुरुआत करते हैं। ब्राह्मणिकल लिटरेचर जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं, ये पहला इनका लाइन है। द ब्राह्मीण और इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ इंडिया enjoyed the conspicuous leisure and the conspicuous consumption vigorously. Consequently, the economic activity of the ancient Hindus found no exponent and no mention in the literature which is purely सेक्रेडोटल। मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो ब्राह्मण थे, प्राचीन काल के जितने भी लिटरेचर हैं उस पे ब्राह्मण का कब्जा था। यही कहें कि यही इंटेलेक्चुअल क्लास था और इन्होंने खूब एंजॉय किया, जानबूझ करके या अनजाने में। और ये इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि इसमें कोई भी साइंटिफिक आधार नहीं है। आगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर है, ये मैं देख के बता रहा हूँ। ये कह रहे हैं, इनके लिटरेचर कहते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं, आई डू नॉट वांट टू मिसअंडरस्टूड व्हेन आई से दैट ब्राह्मणिज्म इज एन एनिमी व्हिच आई मस्ट बी डील विद। मैं ये कहने में कोई मैंने हिचकिचाहट नहीं, मैं गलत नहीं समझता कि ब्राह्मण का मतलब क्या है, ये एक नंबर के दुश्मन है। बाय ब्राह्मणिज्म I mean the negation of spirit of liberty, equality, fraternity। ब्राह्मणवाद कहने का मतलब है कि इनके अंदर कोई लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी नहीं है। इनके लिटरेचर में कोई लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी नहीं है, क्योंकि इनका लिटरेचर जो है केवल और केवल मिथ के आधार पे बना हुआ है। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं। आगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसी लिटरेचर के बारे में कहते हैं, जो मैं पढ़कर बता रहा हूँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के हिसाब से, कि कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, मच ऑफ द एंसेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नो हिस्ट्री एट ऑल। जो आरएसएस बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सारा इतिहास प्राचीन काल में है, डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं मच ऑफ द एंसेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नो हिस्ट्री एट ऑल। प्राचीन काल का जो भी हिस्ट्री है, ये प्राचीन काल का जो हिस्ट्री है एकदम इतिहास नहीं है। नॉट दैट एंसेंट हिज है नो हिस्ट्री। इसका मतलब ये नहीं है कि एंसेंट इंडिया में हिस्ट्री नहीं था। इट हैज प्लेंटी ऑफ इट, ये बहुत है, बट इट हैज लॉस्ट इट्स कैरेक्टर। इट हैज बीन मेड माइथोलॉजी टू अम्यूज वुमेन एंड चिल्ड्रेन। ऐसा नहीं है कि इनके हिस्ट्री नहीं है, बल्कि जो इनकी हिस्ट्री है ज्यादातर मिथोलॉजिकल है और महिलाएं और बच्चों को केवल सेक्सुअली असॉल्ट करने के लिए, उनको प्लेजर के लिए इस्तेमाल किया गया। दिस मीन्स टू हैव बीन डन डेलिबरेट बाय द ब्राह्मणिकल राइटर। इसका मतलब है कि जो ब्राह्मणिकल राइटर है, इन्होंने जानबूझ करके इस प्राचीन काल के उस इतिहास को बदल दिया जिसके बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इशारा कर रहे हैं। एंसेंट इंडिया मस्ट बी एक्सह्यूम, विदाउट इस एक्सह्यूमेशन एंसेंट इंडिया विल गो विदाउट हिस्ट्री। Fortunately, with the help of the Buddhist literature, in ancient India, history can be dug out the debris which the Brahmins writer has been heaped upon in a fit of madness। ये कहते हैं कि हमको जो प्राचीन इतिहास है वो केवल बुद्धिस्ट लिटरेचर का इतिहास है। बुद्धिस्ट लिटरेचर के माध्यम से हम इतिहास देख सकते हैं।
ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो राइटर हैं उन्होंने जानबूझ करके उनके ऊपर एक माने कीचड़ जैसा या ढेर जैसा बिछा दिया है, और उस ढेर में केवल पागलपन है। ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणिकल लिटरेचर कुछ नहीं है, स्ट्रगल बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म, कि प्राचीन काल का लिटरेचर में बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म के बीच में संघर्ष है, साफ साफ बता रहे हैं। तो अब सवाल है कि भैया मोदी साहब, आपके प्राचीन इतिहास में वो इतिहास कहाँ है जिसके बाद में आप चर्चा कर रहे हैं कि पूरे सनातन में हमारे पास पूरा इतिहास भरा पड़ा है, इंटरनेट आपके पास है, प्लास्टिक सर्जरी आपके पास है, टेस्ट ट्यूब बेबी आप पैदा कर सकते हैं। मैं किसी का भावनाओं का हत नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कहा जाता है कि सीता माता का जन्म हुआ तो टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में जन्म हुआ, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लोगों ने कहा। तो अब बताइए क्या वही लिटरेचर है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो कहते हैं कि है ही नहीं, ये एकदम बकवास है, और आपके सामने मार्क्सिस्ट इतिहासकारों ने भी कहा कि ये बकवास है। फिर किस आधार पे आप ये कह रहे हैं कि प्राचीन ज्ञान परंपरा को हम यहाँ पे रक्षा करें? केवल अंधविश्वास पे, केवल कथावाचकों के उन बातों पे आप कहना चाहते हैं कि जो कथावाचक अनुराचार्य कहते रह गए कि गोबर खाने से बच्चा पैदा होता है, अंडकोश से धरती बन जाती है, कुछ इस तरह से बातें कहना चाहते हैं? इस तरह की बातें मैं और भी बाबा साहब का कोट कर रहा हूँ, इनके जो लिटरेचर है उस लिटरेचर के बारे में, तो इससे ज्यादा काफी क्लियर होगा। धैर्य के साथ हमारे साथी सुनेंगे तो अच्छा होगा। ये कह रहे हैं कि वैदिक लिटरेचर के बारे में ये कह रहे हैं कि जो वैदिक लिटरेचर है वो बहुत ज्यादा अच्छा लिटरेचर माना जाता है इनके हिसाब से। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं The religion of the Vedic Aryans was full of barbaric and obscene observation। कह रहे हैं कि वैदिक आर्यंस का जो रिलीजन था पूरा बार्बरिक था, जो कट्टर था, जो बार्बरिक के इन सेंस का माने उज्जड़, खराब, ऑब्सीन ऑब्जर्वेशन, अश्लील ऑब्जर्वेशन था। ह्यूमन सेक्रीफाइस फ्रॉम ए पार्ट ऑफ द रिलीजन वाज कॉल्ड नर्मद यज्ञ, माने मनुष्यों का सेक्रीफाइस किया जाता था, मनुष्यों का बलिदान दिया जाता था, उसको नर बलि आप कह सकते हैं, नर बलि यज्ञ कह सकते हैं। प्राचीन काल में इनके ज्ञान परंपरा में नर बलि यज्ञ की प्रथा थी, ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने किताब में लिखते हैं। ये किताब का नाम है बाबा साहब का राइटिंग एंड स्पीच वॉल्यूम 4 पेज 294 से 295 के बीच में। अब क्या एनईपी के माध्यम से मैं मोदी साहब से पूछना चाहता हूं, या यहाँ के जो इतिहासकार है उनसे पूछना चाहता हूं कि प्राचीन काल में नर बलि यज्ञ थी, क्या आप उसको पढ़ाना चाहते हैं? मोस्ट एलेबोरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ राइट वर फाउंड इन द यजुर्वेद संहिता। इस तरह की बातें यजुर्वेद संहिता में पाई जाती है। यजुर्वेद वेद ब्राह्मण में, सांख्य में, जो सूत्रास है उसमें पाया जाता है। यहाँ तक कि the worship of genitals or what is called फल्लाज worship was quite prevalent among the ancient Aryan। प्राचीन काल के आर्यनों के बीच में जो लिंग की पूजा होती है जिसको फल्लास कहते हैं, यह भी बड़ी मात्रा में प्रचलित था। हम ये जानते हैं कि लिंग की पूजा पूरे भारत में लिंग और योनि की पूजा की जाती है, ये हमारे बच्चों से करवाना चाहते हैं। और हमारे द कल्ट ऑफ फल्लास केम टू नोन एज संबुका एंड वाज रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ आर्यन रिलीजन एज ऑब्सनिटी। अब ये आपको बताया जा रहा है कि प्राचीन काल में इन्होंने बहुत लंबा अगर मैं दूंगा तो ये इसी में लग जाएगा। मैं एक और पढ़ रहा हूँ, ये कह रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कर रहे हैं अपने वॉल्यूम 4 पेज 108 और 109 में कह रहे हैं कि आर्यंस वर अ रेस ऑफ गैम्बलर, जुआ खेलने वाले लोग थे। गैम्बलिंग वाज डेवलप्ड टू साइंस इन वेरी अर्ली डेज ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन, सो मच सो दैट they had even devised certain technical terms the Hindu used the words बने वाले लोग थे, और प्राचीन काल में इसको साइंस के रूप में डेवलप करने की कोशिश की थी, ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कर रहे हैं। तो ये इतना ही नहीं, ये कह रहे हैं कि द एंशिएंट आर्यन वुमेन वर सोल्ड, द सेल ऑफ डॉटर इज एविडेंस बाय द अर्सा फ्रॉम द मैरिज, अकॉर्डिंग टू टेक्निकल टर्म्स द फादर ऑफ द बॉय गेव मिथुना एंड टुक द गर्ल। मतलब मैं ये कहूँ कि प्राचीन काल में महिलाओं को बेचा जाता था, और डॉटर ऑफ द सेल ऑफ द डॉटर इज एविडेंस बाय द हर्षा फ्रॉम द मैरिज। ये हर्षा
एक मैरिज पैटर्न था जिसमें एविडेंस के रूप में दिखाया गया है। न केवल इतना, अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल टर्म्स यूज, द फादर ऑफ अ बॉय गिव गो मिथुना एंड टुक द गर्ल, मतलब सेक्सुअल पोजीशन करते हुए पिता ने अपनी बच्ची को दिया है। दिस इज अनदर वे ऑफ सेइंग दैट गर्ल वाज सोल्ड फॉर द गो मिथुना, और ये अपनी बच्चियों को सेक्सुअली सेटिस्फाइड प्लेजर के रूप में दिया जाता था। अब ये बताइए, ये प्राचीन काल में हो रहा था। हमने मध्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी के सामने में लोगों को बेचते देखा है। हमारे देश में देवदासियों की संख्या बढ़ी थी। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि देवदासी वारंगल में मैंने अपनी खुद आंखों से देवदासी देखा है। प्राचीन काल में देवदासी की प्रथा थी, ये दिखाया जाता। और इतना ही नहीं, एडगर थ्रस्टर ने तो ये भी लिखा है कि कैसे माता पिता हैं जो अपनी बच्चियों को देवदासी बनने के लिए बेच दिए जाते थे। इतना नहीं, एडगर थ्रस्टर ने ये भी लिखा है कि हम अपनी बच्चियों को ले जाकर के ब्राह्मण के पास खड़े करते थे और कहते थे इनसे आप शारीरिक संबंध बनाओ और बच्चा पैदा करो। इतना हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का जो ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं वो हमारे दिमाग में इतना चला हुआ था। इतना ही नहीं, द एंशिएंट आर्यंस लेट देयर वुमन ऑन रेंट फॉर द कोहैबिटेशन टू द अदर्स इज आल्सो अ फैक्ट। ये कह रहे हैं कि प्राचीन काल में ये अपनी महिलाओं को रेंट पे ले जाते थे सेक्सुअली असॉल्ट कराने के लिए। यह बात इन्होंने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं, इन द महाभारत देयर इज एन अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ माधवी इन अध्याय 103 to 123, अध्याय 103 से 123 के बीच में महाभारत में माधवी के बारे में बताया गया है कि अपनी औरतों को ये ले जाते थे और उनको सेक्सुअली असॉल्ट कराते थे। अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंट, माधवी वाज आल्सो डॉटर ऑफ किंग ययाति। ययाति की डॉटर हैं माधवी। ययाति मेड अ गिफ्ट हर टू गलबा। गलबा नामक जो ऋषि थे उनको इन्होंने दे दिया था। अब अगर इन्होंने दान में दे दिया था अपनी बेटी को, इस प्रकार से ये जो कहानियां हैं अलग अलग हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसके बारे में साफ साफ लिखा। इतना ही नहीं लिखा, पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री वर राइजिंग इन द एंशिएंट आर्यन सोसाइटी। आर्यन सोसाइटी में पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री जैसे प्रथाएं बहुत बड़ी मात्रा में प्रचलित था। The fact is so well known that it is unnecessary to record cases which so is existing. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में, अगर आप पढ़ेंगे रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में, लॉर्ड रिडल्स ऑफ रामा एंड रिडल्स ऑफ कृष्णा में साफ साफ उन बातों को बताया गया है कि कैसे ऋषि शंभु का वध किया गया। ये बात बताए। क्या यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे दिमाग में बैठाना चाहते हैं? क्या यही हमको बताना चाहते हैं कि हमारी ज्ञान परंपरा है? ये पूरे लिटरेचर के बारे में, ये वैदिक लिटरेचर के बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, अगर लोगों को लग रहा होगा कि मैं कह रहा हूं तो माफ करें, मैं नहीं कह रहा हूं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वैदिक लिटरेचर के बारे में और भी बातें कहते हैं।